चलो स्टार्ट कर बेटा, शैल वी स्टार्ट। आपका देखो क्या स्टडी मटेरियल। प्रेरणा बोल रही है यस, हितश्री बोल रही है यस। क्वेश्चन समझ में आया हितश्री, प्रेरणा, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? एक मिनट आपका स्टडी मटेरियल देख लूं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं, पहले बेटा एक काम करो, होमवर्क नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन दी होमवर्क। आपके स्टडी मटेरियल से होमवर्क दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन 1 नोट डाउन करना स्टार्ट करो। फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन 1। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन 1 यहां पे लिख दूं क्या? ICAI study material, illustration 1, illustration 2, illustration 3, इलस्ट्रेशन 4। ये 1 2 3 तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट बनाओ, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर ही लोगे। इलस्ट्रेशन 4 हमने सेम क्वेश्चन अभी कल या परसों 19 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सिर्फ वैल्यूज डिफर है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये भी होमवर्क करोगे, इलस्ट्रेशन 4 भी होमवर्क करोगे। Illustration 5, illustration 6। सर आप सारे इलस्ट्रेशन क्यों लिख रहे हो? ऐसा बोलो, पूरा स्टडी मटेरियल बोल दो। हाँ सर, आप, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। You can solve every questions. I think there is no issue at all. हाँ, मुझे लग रहा है कि जितने भी सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस होमवर्क फॉर यू, ऑल क्वेश्चंस होमवर्क फॉर यू। अब अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, अभी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, अनसॉल्व क्वेश्चन 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है। अभी जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20 जो डिस्कस कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन विदाउट इवन चेंजिंग वर्ड्स, वैल्यूज एंड फिगर्स, दैट विल बी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। एक बात मैं आपसे कह दूं, योर स्टडी मटेरियल इज योर बाइबल। हम दुनिया भर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, लेकिन स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू शुड इग्नोर। बहुत बार स्टडी मटेरियल से एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं विदाउट इवन चेंजिंग वर्ड्स, वैल्यूज एंड फिगर्स। सो आई होप यू डू गेट माय पॉइंट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको?
आप स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं कर सकते हो। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके कल। ये पूरा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आज से स्टार्ट करोगे, स्मार्टली करना है कामकाज, करेक्ट है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सॉल्व होने ही चाहिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा फिर डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो मैं आपको से बताऊंगा। अभी भी मुझे 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, तो मैं 5-6 क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व कराऊंगा आपको, जो थोड़े एडवांस लेवल के रहेंगे। बट ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो हाँ बोलोगे, मतलब ना बोलोगे। चलो अब हम स्टार्ट करें। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं पहले। आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तस्वीर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बेटा, थैंक यू। Following is the receipts and payment account of Sydney Club for the year ended 31st March 2017. Opening cash, ICAI का स्टडी मटेरियल ICAI की वेबसाइट से मिलेगा, BOS नॉलेज पोर्टल। अगर किसी के पास उसकी लिंक है तो ग्रुप पे शेयर कर देंगे। किसी के पास अगर ICAI स्टडी मटेरियल की लिंक है तो ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो बाकी किसी को नहीं, जिसके पास नहीं उसको हेल्प हो जाएगी बेटा। The following is the receipts and payment account of Sydney Club for the year ended 31st March 2017. ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपके स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है। Following is the receipts and payment account of Sydney Club for the year ended 31st March 2017. Opening cash and bank balance 10,000 subscription received, entrance donation, interest received। ध्यान देना क्वेश्चन पे। Sale of assets, miscellaneous income, receipts at coffee room, wines and spirits, swimming pool, tennis court, salaries, creditors, आपको नहीं लगता है ये दिस क्रेडिटर का पेमेंट में 2 क्रेडिटर्स होगा? आई होप यू गेट माय पॉइंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलेक्स, repairs and maintenance, glass and table linen, crockery and cutlery, garden upkeep, membership fees, insurance, electricity, closing balance, cash bank. The assets and liabilities as on 1st April 2016 were as follows. Assets and liabilities as on 1st April 2016 were as follows. Fixed assets 5 lakhs, stock 3,80,000, investment in 12% government securities 5 lakhs, outstanding subscription 12,000, prepaid insurance। अच्छा मुझे बताओ ये एसेट्स और लायबिलिटीज कौन सी डेट की दी हैं? जब भी हम क्वेश्चन रीड करें डेट को ध्यान से पढ़ना। मुझे बताओ ये इलस्ट्रेशन 20 में आपका करंट ईयर कौन सा होगा? आपको नहीं लगता है 16-17 विल बी योर करंट ईयर एंड 15-16 विल बी योर प्रीवियस ईयर एंड 17-18 विल बी योर नेक्स्ट ईयर? ओके, आपके पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है वो कौन सी डेट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? ये 1 अप्रैल 2016 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अग्रीड? अब मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? ये नेट लिखा, उसका मतलब बेटा नेट का मतलब होता है आफ्टर डिप्रिसिएशन। क्या मतलब होता है? आफ्टर डिप्रिसिएशन। स्टॉक दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया हुआ है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप है, ग्रेजुएटी फंड है। क्या है? ग्रेजुएटी फंड है। एनी फंड विल कम अंडर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जैसे रिजर्व फंड लिखते थे, प्राइज फंड है, तो कोई भी फंड बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड पे आता है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड व्हाइल ड्राइंग अप द अकाउंट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन as on 31st March 2017 was rupees 18,000. 31st March 2017, don't you think that ये current year का received in advance लग रहा है? और जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते हो, अब तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए कि आपको किस तरह से सोचना है क्वेश्चन पे। तुरंत समझ में आना चाहिए इसको ऐड करना है, लेस करना है, क्या करना है, कौन सी सिचुएशन है। सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है,
मतलब दिस इज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक और यही होता है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। सी आपको आता सब कुछ है, लेकिन जब तक ट्रेनिंग स्ट्रांग नहीं होगी, आप अपने आप को स्ट्रांगली ट्रेन नहीं करोगे, इमीडिएट रिएक्ट नहीं कर पाओगे। यू नो इट एंड यू आर परफेक्ट, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज रिविजन। आप जितना रिविजन करोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे पूछे गए हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेवल ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, ऐसे कोई भी पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, सीए की एग्जाम है ना, यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि जैसा स्टडी मटेरियल में दिया है वैसे ही आएगा। 90% वैसे ही आता है, लेकिन 10% ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारे क्वेश्चन को चेंज कर दें। वो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, हाँ, वो अगर आपको उन्होंने डिसाइड किया कि आपको फेल करना ही है, फिर तो आपके लेवल के ऊपर वाले क्वेश्चन पूछेंगे। अगर डिसाइड किया कि ये बार मैक्सिमम बच्चे फेल होने चाहिए, फिर तो वो क्या करेंगे ना कि वो पेपर ही टफ बना देंगे कि जिसको आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। बट इन माय ओपिनियन, विद माय एक्सपीरियंस, इट सेज दैट कि ऐसा अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है तो भले वो कितना भी पेपर टफ क्यों ना सेट करे, कॉन्सेप्चुअली अगर हमने सारी बातें पढ़ी हैं तो हम एटलीस्ट एग्जाम तो पास कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जनरली फाउंडेशन और इंटर लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स फाइनल लेवल पे ये सारी बातें होती है बेटा, कि वो पेपर बहुत टफ निकालते हैं। लेकिन फाउंडेशन इंटर लेवल पे तो यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100, इतने सिंपल से पेपर होते हैं। और हम हमारी प्रिपरेशन भी थोड़ी हायर लेवल पे करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है ना। Outstanding subscription as on 31st March 2017 was 7,000 rupees. Outstanding expenses are salaries 8,000, electricity कितना है 15,000. 50% entrance donation was to be capitalized. जितना भी एंट्रेंस डोनेशन है उसका 50% क्या कर देना है, कैपिटलाइज करना है। तो बाकी का 50% हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम इनकम ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, उससे इनकम ट्रीट करेंगे। There was no pending membership as on 31st March 2017. 31st March 2017 तक कोई भी मेंबरशिप पेंडिंग नहीं थी। मतलब सभी लोगों ने मेंबरशिप का पैसा दे दिया था। मतलब जो भी फॉर्म जो भी फिल आउट करना होगा सब प्रॉपर्ली फिल आउट करके उन्होंने मेंबरशिप प्रॉपर्ली ले ली थी। उसका मतलब ये होता है, देयर इज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31st March 2017. द कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड एज ऑन 1st April 2016 वाज रुपीज 10,000. 1st April 2016 को एक एसेट को बेचा था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी। Depreciation is to be provided at the rate 10% on assets. A sum of rupees 20,000 received in October 2016 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 2017. Refund कब हो गया था, 3rd June 2017 को हो गया था। जो भी एंट्रेंस डोनेशन आया था उसमें से अक्टूबर 2016 में एक ऐसा एंट्रेंस डोनेशन था 20,000 रुपीज का, जिस एप्लीकांट ने अपनी मेंबरशिप, मतलब हो सकता है ना जैसे कि आपने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देते। तो उसी तरह से किसी एक मेंबर ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसने रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, मतलब जो प्रॉपर्ली फॉर्म फिल आउट करने चाहिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, वो प्रॉपर्ली सबमिट नहीं किए होंगे, तो उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट कर दी। और उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट कर दी तो उसको 20,000 क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे रिफंड करना होगा। तो वो बात यहाँ पे लिखी है। एंड रिफंड कब दिया गया, 3rd June 2017 को रिफंड दिया गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। Purchases made during the year amounted to rupees 15 lakhs. The value of closing stock is 2,10,000. The club, as a matter of policy, charges of income and expenditure account, charges to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase. समझो मेरी बात को, क्या लिखा है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet is on that date, 31st March 2017, along with necessary workings. ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन विदाउट इवन चेंजिंग वर्ड्स, वैल्यूज एंड फिगर्स। और ये पहले मैं अगर 99 की या 99 की 2005 की बात करूं, सीपीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2006। उसके पहले सीए फाउंडेशन हुआ करता था। तो इवन दो इन आवर टाइम आल्सो सीए फाउंडेशन हुआ करता था कि बच्चे सीए फाउंडेशन की एग्जाम देते थे। तो सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन कलेक्शंस, मतलब पुराने क्वेश्चंस बहुत हैं। ये पुराना वाला एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना वाला क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो मान लो
10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए यू कांट स्पेंड मोर देन 15 मिनट्स। अगर ऐसे क्वेश्चन पे अगर आपकी थरो प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो इतना लेंदी क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मेजोरिटी टाइम देखा गया डैम सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। और लास्ट ईयर तो क्वेश्चन ऐसा था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी थी, उसकी हेल्प से क्या बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक या दो एडजस्टमेंट थी, ओनली 2 एडजस्टमेंट्स वर देयर, एंड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड विद द ओनली 2 एडजस्टमेंट्स, वो भी सब्सक्रिप्शन, ऐसे कोई फालतू एडजस्टमेंट थी, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट बनाना था 10 मार्क्स के लिए। इतना बेकार क्वेश्चन तो 12th लेवल पे भी नहीं आता है। 12th लेवल पे भी 5-6 एडजस्टमेंट्स तो होते थे, लेकिन सीए की एग्जाम है ना, तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपने एक बार रीड किया, मैंने एक बार रीड किया, अब क्वेश्चन के साथ साथ मैं बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करते हुए चलूंगा, तो उन डिस्कशन को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20, क्या प्रिपेयर करना है हमें। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ओके, हमें प्रिपेयर करना है एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब सिचुएशन 1 वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, सिचुएशन 1 वाला क्वेश्चन है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, करेक्ट है, हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ओके डन, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद है आपका बैलेंस शीट, दोनों बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड का फिगर हमारे पास वैल्यू रेडीमेड अवेलेबल नहीं होगी, तो वी नीड टू प्रिपेयर बोथ द बैलेंस शीट। ओके, चलो स्टार्ट करें। क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन
31st March 2017 क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बनानी है? ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। और ओपनिंग बैलेंस शीट ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बताओ क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? ओपनिंग कैश एंड बैंक। फटाफट बोलो कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लिखते जाओ। ओपनिंग कैश एंड बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड तो लिख दोगे कैश बैंक। बताओ कैश कितना है हमारे पास? 8000। बैंक कितना दिया हुआ है? 2,24,600। ओके, 224,600। उसके बाद क्या है बोलो फटाफट। व्हाट नेक्स्ट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। चलो अब मुझे नहीं कि आप करनी चाहिए। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,02,000। क्या 750 है? चेक करो पहले। 1 अप्रैल में कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या आपको? हाँ, 1 अप्रैल 2016 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे ओपनिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन कहते हैं? ओपनिंग। अब ओपनिंग में क्या कुछ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है क्या? तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? क्या करते हैं? लेस करते हैं। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो क्या ये लेस कर, क्योंकि सिचुएशन 1 में है ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है क्या? उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर करना बाद में। उसके बाद चेक करो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। 31 मार्च 2017 में एडवांस में मिला। तो ये तो क्या होगा? का एडवांस होगा तो उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। और इंफॉर्मेशन नंबर 2 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो क्या ये 7000 ऐड कर देंगे क्या? ये सब एडलेस करोगे, करके मुझे बताओ कितना आया फटाफट। ये एडजस्ट करके कितना है बताओ फटाफट। सब्सक्रिप्शन कितना आया फटाफट मुझे एडजस्ट करके बताओगे। आप हो कि भाग गए? करेक्ट है, 194,750। कितना आया था? 184,750 नहीं आएगा अनुष्का तनुष्का। इट इज 194,750। इट इज 194,750। ओके। बैलेंस शीट पोस्टिंग इमीडिएट करोगे? बैलेंस शीट पोस्टिंग इमीडिएट करोगे? वेट नहीं करोगे? बैलेंस शीट पोस्टिंग इमीडिएट करना है बेटा। ओके अनुष्का तनुष्का, नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है? 15,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपीज। अगेन सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना आया है? एडवांस में 18,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? इट इज गिवन 7,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है बेटा? 7,000 रुपीज। करेक्ट है ना? इट इज गिवन 7,000 रुपीज। यू ऑल अग्रीड विद दिस बेटा? चलो ये सबको समझ में आया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, हाँ नहीं आगे आगे। सब्सक्रिप्शन हो गया।
एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस डोनेशन को लेके एक अकाउंट बनाओ। नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, एंट्रेंस डोनेशन, वर्किंग नोट नंबर 2। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक की वैल्यू गलत लिखी है। हाँ गलत लिखा है, ये कहाँ से लिखा होगा मैंने? अच्छा क्लोजिंग वाला लिख दिया क्या मैंने? ओके सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू वृषाली, थैंक यू वेरी मच। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना है? एक तो 10,000 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 3850 आएगा, 3850। ओके चेंज कर दिया बेटा मैंने। एंट्रेंस डोनेशन का एक अकाउंट बनाओगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करोगे। एंट्रेंस डोनेशन एसेट से की लायबिलिटी? एंट्रेंस डोनेशन एसेट है कि लायबिलिटी? एंट्रेंस डोनेशन एसेट्स है कि लायबिलिटी? एंट्रेंस डोनेशन एसेट्स है कि लायबिलिटी? नहीं, लायबिलिटी हमने क्यों डिसाइड किया ये लायबिलिटी है? हाउ वी हैव डिसाइडेड कि ये लायबिलिटी है? अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी है 1 अप्रैल की। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी है 1 अप्रैल की, और उसमें कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ वो एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे फिक्स एसेट्स भी हैं, स्टॉक भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, और एंट्रेंस डोनेशन भी है। तो एंट्रेंस डोनेशन को किस में क्लासीफाई करोगे? एंट्रेंस डोनेशन को किस में क्लासीफाई करोगे? लायबिलिटी में क्लासीफाई करोगे ना। उसका मतलब एंट्रेंस डोनेशन क्या ट्रीट हो रहा है? लायबिलिटी ट्रीट हो रहा है। अब बताओ, बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2016 आपका करंट ईयर कौन सा है? योर करंट ईयर इज 1 अप्रैल 2016 एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च 2017। मुझे बताओ, क्या करंट ईयर के बिगिनिंग में क्या 1 लाख रुपीज है? क्या करंट ईयर के बिगिनिंग में क्या 1 लाख रुपीज है? अरे आई वुड रादर से करंट ईयर के बिगिनिंग में क्या 1 लाख रुपीज का एंट्रेंस डोनेशन है? सर आप ये कहां से बोल रहे हो? चेक करके देखो, आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन में चेक करो, और चेक करके मुझे बताओ क्या 1 अप्रैल 2016 को एंट्रेंस डोनेशन दिया हुआ है क्या 1 लाख रुपीज का? बोलो हाँ या ना। तो लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? तो हम क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शेल बी राइट 1 लाख रुपीज? हम क्या 1 लाख रुपीज लिख सकते हैं क्या? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलो। क्या शेल बी राइट 1 लाख रुपीज? यस। चेक करो करंट ईयर में, करंट ईयर में क्या 1 लाख रुपीज एंट्रेंस डोनेशन का रिसीव हुआ है क्या? तो करंट ईयर में एंट्रेंस डोनेशन का कितना रिसीव हुआ है? करंट ईयर में एंट्रेंस डोनेशन का रिसीव हुआ है 1 लाख रुपीज। कितना रिसीव हुआ है? 1 लाख रुपीज। तो मुझे बताओ करंट ईयर में एंट्रेंस डोनेशन का 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ है, तो एंट्री कैसे पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट, तो क्या लिखोगे? बाय बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकते हो ना। ये अगर समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। वापस एक्सप्लेनेशन दे दूं, करंट ईयर में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 1 लाख रुपया आया ना, तो 1 लाख रुपीज जो आया, दर्शना आयुष, करंट ईयर में 1 लाख रुपया आया ना एंट्रेंस डोनेशन का, तो उसकी एंट्री क्या पास करोगे बेटा? क्या ये 1 लाख रुपीज, क्या ये 1 लाख रुपीज, क्या ये 1 अप्रैल 2016 की इंफॉर्मेशन दी है? 1 अप्रैल 2016 की एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे के रखी है क्वेश्चन में। तो क्या 1 अप्रैल 2016 में जो एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे के रखी है, तो एंट्रेंस डोनेशन किस में क्लासीफाई करोगे? एसेट्स में कि लायबिलिटीज में? ऑफ कोर्स ये किस में क्लासीफाई होगा? लायबिलिटीज में क्लासीफाई होगा। तो क्या शेल बी राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज, और करंट ईयर में 1 लाख रुपया एंट्रेंस डोनेशन का आया है, आया है, तो एंट्री क्या पास करेंगे दर्शना आयुष? एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अरे यस और नो? अंडरस्टूड नाउ? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? उसी अभी उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है। 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन, देखो इंफॉर्मेशन नंबर 4 रीड करोगे ध्यान से।
इंफॉर्मेशन नंबर 4 रीड करोगे और इंफॉर्मेशन नंबर 4 क्या कहता है कि जितना भी एंट्रेंस डोनेशन है उसका 50% क्या करना है, इसका 50% क्या करना है, इसका 50% हमें कैपिटलाइज करना है, तो बाकी का 50% क्या करेंगे, हम इनकम ट्रीट कर लेंगे, कॉमन सेंस है। सेकंड, इंफॉर्मेशन नंबर 7 रीड करो। A sum of rupees 20,000 received in October 2016 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification। मतलब हो सकता है कि वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहा है। एक सिंपल सी बात अगर कहूं, अगर आपको सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका सीए फाउंडेशन है। अगर आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं करोगे तो आप सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन नहीं ले पाओगे। दिस इज मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट यू रिक्वायर्ड। तो उसका जो 20,000 रुपीज आया था अब वो रिफंड करना है। क्या करना है? रिफंड करना है। लेकिन रिफंड कब हो रहा है? 3 जून 2017 को रिफंड हो रहा है। मैं जो जो क्वेश्चन पूछूं उस पर आंसर करना। बिगिनिंग में एंट्रेंस डोनेशन कितने का था? बिगिनिंग में एंट्रेंस डोनेशन कितना था? बोलो फटाफट। बिगिनिंग में एंट्रेंस डोनेशन कितना था? 1 लाख था। और कितना आया? 2 लाख आया। सॉरी, कितना आया? 1 लाख आया। तो टोटल मिला के एंट्रेंस डोनेशन कितना हो गया? टोटल मिला के एंट्रेंस डोनेशन क्या 2 लाख रुपीज हो गया क्या? कितना हो गया? 2 लाख रुपीज हो गया क्या? यस। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 2 लाख में ऐसा 20,000 इंक्लूड है जो हमें क्या करना है? रिफंड करना है। जो हमें क्या करना है? रिफंड करना है। और ये रिफंड कब हो रहा है? ये रिफंड कब हो रहा है? ईयर एंड के बाद हो रहा है। ईयर एंड के बाद हो रहा है। रिफंड हो रहा है 3 जून 2017 को हो रहा है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है ये 20,000 रुपीज जो है ये इस मतलब 31 मार्च 2017 की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा? क्योंकि ये रिफंडेबल हो गया। इसका रिफंड तो हुआ लेकिन पैसा कब गया था? 3 जून 2017 को गया था। पैसा कब दिया था उसको? 3 जून 2017 को दिया था। और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट कौन सी डेट की बना रहे हैं? 31 मार्च 2017 की बना रहे हैं। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 31 मार्च 2017 को क्या ये 20,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पेएबल। उसका मतलब क्या होता है? ड्यू। इसका मतलब क्या होता है? अक्रूड। इसका मतलब क्या होता है? इन अरियर्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 लाख रुपीज में से 20,000 तो रिफंडेबल है, पेएबल है। तो बचा कितना? 1,80,000। तो जो बचा उसका 50%, उसका 50% क्या हो जाना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए। तो बताओ 1,80,000 का 50% कितना होता है? 90,000। और बाकी का 50% क्या ट्रीट हो जाना चाहिए? इनकम ट्रीट हो जाना चाहिए। क्या ट्रीट हो जाना चाहिए? इनकम ट्रीट हो जाना चाहिए। इस तरह से क्या पूरे 2 लाख का हिसाब मिल गया क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। पूरा, हाँ, 1 लाख ऑलरेडी बिगिनिंग में था और 1 लाख आया। तो बताओगे टोटल मिला के कितना हुआ? 2 लाख हुआ। उसमें से कितना रिफंड करना है? 20,000 रिफंड करना है। तो बचा कितना? 1,80,000। एंड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन इसका 50% क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो क्या 90,000 क्या कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा क्या? तो बाकी का 50% क्या करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। ये जो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है इसको पूरा मैं अकाउंटिंग फॉर्म में लिखता हूँ। किस में लिखता हूँ? अकाउंटिंग फॉर्म में। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसा भी कैलकुलेशन करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज लिखा, बाय बैंक। हाँ, अब मुझे बताओ 2 लाख में से कितना रिफंड करना है? 20,000 रिफंडेबल है। तो आपको नहीं लगता है मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टू एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल। क्या लिखूंगा? टू एंट्रेंस डोनेशन। पेएबल भी लिख सकते हो, रिफंडेबल भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग। ड्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री क्या आएगी? एंट्रेंस डोनेशन अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस डोनेशन पेएबल टू एंट्रेंस डोनेशन आउटस्टैंडिंग। यू अंडरस्टूड दिस? अब मुझे बताओ बचा उसका 50% कहाँ जाएगा? जो बचा उसका 50% कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड होगा। किस में ऐड होगा? कैपिटल फंड में ऐड होगा। और कैपिटल फंड में ऐड होने का मतलब अकाउंटिंग फॉर्म में कैपिटल फंड में क्रेडिट होगा। क्या होगा? कैपिटल फंड में क्रेडिट होगा। कितना क्रेडिट होगा कैपिटल फंड में? 90,000 रुपीज। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी का क्या 90,000 क्या हम इनकम ट्रीट कर लेंगे क्या?
आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये कैपिटल फंड क्रेडिट करने का लॉजिक समझ में आया क्या बच्चों? आपको पता है बाय डिफॉल्ट नहीं, कैपिटल फंड बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। अगर हम कैपिटल फंड अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? अगर हम कैपिटल फंड अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल फंड का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मुझे बताओ, कैपिटल फंड को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही तो करना पड़ेगा ना। जितना कैपिटल फंड है उसमें अगर और इंक्रीज करना है तो हमें क्रेडिट ही तो करना पड़ेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो आपको ये एंट्री वाइज भी समझ में आया होगा। देखो मैं पूरा हिसाब दे देता हूँ। 1 लाख था, 1 लाख था और 1 लाख आया, उसमें से 20 था, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2 लाख। उसमें से 20,000 क्या करना है? रिफंडेबल है, रिफंड करना है। तो आपको नहीं लगता है ये 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा? लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बचा कितना? अगर 20,000 रिफंडेबल है तो बचा कितना? 180। उसका 50% क्या करना है? हाँ, उसका 50% क्या करना है? कैपिटल फंड को क्रेडिट करना है, मतलब कैपिटलाइज करना है। और बाकी के 50% को क्या ट्रीट करना है? इनकम ट्रीट करना है। अब समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। अब समझ में आ गया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। वैभवी वाडकर नहीं आज, वैभवी वाडकर, फिर कौन? प्रणव, ओम जिंदे, विवेक। आजकल आकाश नहीं दिखता है। आकाश अग्रवाल, शुभम, बाकी बच्चे कहां पर हैं? प्रेरणा कह रही है समझा। ओके डन। ओके तो कैसे करोगे इसकी ट्रीटमेंट, कैसे करोगे? पहले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखो एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल। बताओ कितना रिफंडेबल है? एंट्रेंस डोनेशन कितना रिफंडेबल है? एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल कितना है? रिफंडेबल है 20,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिखना, उसमें ऐड कर देना एंट्रेंस डोनेशन। कितना ऐड करना है? 90,000। क्या बाकी का 90,000 क्या इनकम ट्रीट कर लोगे क्या? बाय एंट्रेंस डोनेशन कितना हो जाएगा? 90,000। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है बेटा आपको? सबको समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ो फटाफट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड चेक करो। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। आपके पास चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है। क्या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्या? चेक करके बताओ। डू यू हैव 5 लाख का इन्वेस्टमेंट विद यू बेटा? आपके पास क्या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया है 1 अप्रैल 2016 की एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन में चेक करोगे? डू यू हैव 5 लाख का इन्वेस्टमेंट? हाँ, तो बताओ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है हमारे पास, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे बताओ क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया हो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्लोजिंग में तो 100% आएगा, क्लोजिंग में तो 100% आएगा। और 12% जो लिखा हुआ है वो प्रीफिक्स जो 12% लिखा हुआ है ना, वो क्या शो करता है कि ये 5 लाख पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ करंट ईयर की इंटरेस्ट की इनकम कितनी होनी चाहिए? 60,000 होनी चाहिए। करंट ईयर की इंटरेस्ट की इनकम कितनी होनी चाहिए? 60,000 होनी चाहिए। रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। 12% का मीनिंग समझ में आता होगा। तो 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000 रुपीज होता है। तो 60,000 शुड बी करंट ईयर की इनकम। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ 60,000 में से रिसीव कितना हुआ है? 60,000 में से रिसीव कितना हुआ है? 58,000 रुपीज रिसीव हुआ है। तो 58,000 रिसीव हुआ है, तो आपको नहीं लगता है 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है? सार्थक ने करेक्ट बोला, 2,000 रुपीज क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो कैसे लिखोगे उसको? बाय इंटरेस्ट कितना लिखोगे? 58,000, उसमें 2,000 ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 60,000। इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन बेटा? और उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पर दे दोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना लिखोगे? 2,000 रुपीज।
डाउट है तो पूछो बेटा, डाउट है तो पूछोगे। आगे क्या लिखा है बेटा? ये हो गया, ये हो गया। फिर सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स चेक करो। जो एसेट्स को बेचा था वो कब बेचा था? इंफॉर्मेशन नंबर 5 रीड करोगे, इंफॉर्मेशन नंबर 5 रीड करोगे। जो एसेट को बेचा था वो बेचा था 1 अप्रैल को बेचा था। सर आपको कैसे पता चला? इंफॉर्मेशन नंबर 5 से पता चला। जिस दिन ये एसेट को बेचा था, फॉर द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड नेट ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज रुपीज 10,000। बेटा ये नेट का मीनिंग समझ लो। नेट का मतलब होता है आफ्टर डिप्रिसिएशन। नेट का मतलब क्या होता है? आफ्टर डिप्रिसिएशन। नेट का मतलब क्या होता है? आफ्टर डिप्रिसिएशन। ओके, तो बताओ। और 1 अप्रैल 2016 तो एनीवे बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन क्या चार्ज करेंगे ना? इसका मतलब ये क्या हुआ? क्या ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा? यस, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। तो ये बुक वैल्यू होगी। क्या होगी बेटा? आपकी बुक वैल्यू होगी। मैंने कहीं समझाया है आपको, कोई भी एसेट को जब बेचेंगे तो एसेट को बेच के प्रॉफिट और लॉस होता है, और प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम किसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। किसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या यही वैल्यू क्या प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या एसेट साइड पे होगा? क्या होगा ही ना। और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो दिस इज नथिंग बट बुक वैल्यू। क्वेश्चन में कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज नथिंग बट बुक वैल्यू। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो 10,000 की बुक वैल्यू की एसेट को 8,000 में बेचा, तो बताओ क्या हुआ? 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। एम आई करेक्ट? इसमें कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको प्रॉपर्ली समझ में आया क्या? तो लॉस कहां पे डेबिट करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दो टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। To loss on sale of assets. कितना हो जाएगा? 2,000। चलो एक काम करो, आप एक फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट बनाओगे? फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओ। वर्किंग नोट में एक और अकाउंट बनाओगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओ फटाफट। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कहां से लिखेंगे? आपके पास देखो ना, 1 अप्रैल 2016 की इंफॉर्मेशन दी है ना। तो एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो शेल वी राइट 5 लाख रुपीज? क्या हम 5 लाख रुपीज यहाँ पे लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे 5 लाख रुपीज लिख सकते हैं क्या? शेल वी राइट 5 लाख रुपीज? ओके। और क्या क्या दिया? हाँ मुझे बताओ, करंट ईयर में हमने फिक्स एसेट्स को कितने में बेचा था? करंट ईयर में हमने फिक्स एसेट्स को कितने में बेचा था? करंट ईयर में हमने फिक्स एसेट्स को कितने में बेचा था? 8,000 में बेचा था। तो उसकी एंट्री बोलोगे? कोई बोलेंगे? कोई उसकी एंट्री बोलेगा क्या? करंट ईयर में हमने फिक्स एसेट्स को कितने में बेचा था? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द एंट्री? बेचा तो पैसा आएगा तो एसेट जाएगा, करेक्ट है। कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। बाकी बच्चे भी आंसर करें। कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ओके, तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं बाय कैश लिख सकता हूँ? क्या क्या लिख सकता हूँ? बाय कैश। बताओ कितना लिखूंगा? 8,000। अग्रीड ना? बताओ बेच के कितने का लॉस हुआ? बेच के कितने का लॉस हुआ? बेच के कितने का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस हुआ। तो उसकी एंट्री क्या पास करोगे? क्योंकि 10,000 की बुक वैल्यू की एसेट को 8,000 में बेचा तो 2,000 का लॉस बनता ही है, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेचा। बताओ 2,000 का लॉस, 2,000 का लॉस, तो बताओ कितना होगा 2,000 का लॉस? तो उसकी एंट्री क्या आएगी? मैंने उसकी जर्नल एंट्री पूछी है, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? लॉस टू फिक्स एसेट्स। हाँ हम ऐसा लिख सकते थे ना, लॉस कहां पे डेबिट करते हैं तनुष्का, हम कहां पे डेबिट करते हैं उसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक मिनट मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, फिक्स एसेट्स अकाउंट। 1 अप्रैल 2016 को, सुनो मेरी बात को ध्यान से। 1 अप्रैल 2016 को
ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपीज। कितना था? 10,000। 10,000 की एसेट को 8,000 में बेचा, तो क्या 8,000 यहां पे क्रेडिट होगा? और हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? तो बताओ 2,000 का क्या, 2,000 का क्या हुआ? 2,000 का लॉस हो गया, तो लॉस किसको डेबिट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 2,000 रुपीज से होगा। टू फिक्स एसेट्स अकाउंट कितने से होगा? 2,000 रुपीज से होगा। तो कितने से होगा? क्या आप यहां पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख सकते हो 2,000 रुपीज? अकाउंट को रीड कर लो, अकाउंट को रीड कर लो। 1 अप्रैल 2016 को 10,000 का बैलेंस था। उसी दिन पे इस एसेट को 8,000 में बेचा, तो 10 में से 8 तो कैश में आया, तो 2 कहां पे चला गया? लॉस में चला गया। और क्या ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा क्या? ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा क्या? तो लॉस की एंट्री समझ में आई क्या? लॉस की एंट्री समझ में आई क्या? ये आई होप ये समझ में आया, तो हाँ बोलोगे। मुझे तो लॉस की एंट्री क्या होगी? फटाफट लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो अब क्या करोगे? यहां पे लिखोगे, बाप रे, तो यहां पे लिखोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना लिखोगे? 2,000 रुपीज। मुझे बताओ 5 लाख कौन सी वैल्यू है? 5 लाख कौन सी वैल्यू है बेटा? 5 लाख को बुक वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। करेक्ट है। 5 लाख कौन सी वैल्यू है? 5 लाख इज नथिंग बट बुक वैल्यू। 5 लाख इज नथिंग बट बुक वैल्यू। मुझे बताओ 5 लाख की बुक वैल्यू में से कितनी बुक वैल्यू के फिक्स एसेट सोल्ड आउट हो गए? 5 लाख की बुक वैल्यू में से कितनी बुक वैल्यू के फिक्स एसेट सोल्ड आउट हो गए? ये बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? कितनी बुक वैल्यू की फिक्स एसेट सोल्ड आउट हो गई? कितनी बुक वैल्यू की फिक्स एसेट्स क्या हो गई? सोल्ड आउट हो गई। तो 10,000 की बुक वैल्यू की फिक्स एसेट सोल्ड आउट हो गई, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ 5 लाख की बुक वैल्यू की एस फिक्स एसेट्स में से अगर 10,000 की बुक वैल्यू की फिक्स एसेट सोल्ड आउट हो जाती है, तो बताओ बचेगा कितना? 4,90,000। क्या इसे भी बुक वैल्यू कहेंगे क्या? सुनो मेरी बात को ध्यान से। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि 5 लाख में से 8,000 माइनस करना पड़ेगा। अरे बेवकूफो, 8,000 तो सेलिंग प्राइस है। 8,000 कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। सुनो, लिसन मी वेरी केयरफुली। मेरे पास ये एक फिक्स एसेट्स है, करेक्ट है? ये फिक्स एसेट्स है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 4,90,000 है, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 10,000 है। तो बताओ टोटल मिला के मेरे पास कितनी बुक वैल्यू की फिक्स एसेट्स है? 5 लाख। अब मैंने इसमें से 10,000 की बुक वैल्यू की फिक्स एसेट्स को बेच दिया, तो बताओ अब कितनी बुक वैल्यू, कितने में बेचा दैट इज इमटेरियल। मैं उसको 8 में भी बेच सकता हूं, मैं उसको 7 में भी बेच सकता हूं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये मेरी मर्जी है। मैं उसको 0 में भी बेच सकता हूं, इट इज माई चॉइस। मैं उसको 15,000 में बेच सकता हूं, इट इज माई चॉइस। मैं 20,000 में बेच सकता हूं, इट इज माई चॉइस। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 5 लाख की बुक वैल्यू में से क्या 10,000 की बुक वैल्यू की एसेट चली गई? अगर ये चली गई तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे दिस इज गॉन। तो बताओ कितनी बुक वैल्यू की एसेट्स बची? कितनी बुक वैल्यू की एसेट्स बच गई? क्या 490 की बुक वैल्यू की एसेट्स क्या रिमेनिंग है क्या अभी भी यहाँ पे? तो सोच के बताओगे क्या 5 लाख में से क्या हम 8,000 माइनस करेंगे कि 5 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे? 5 लाख में से क्या हम 8,000 माइनस करेंगे कि 5 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे? अब समझ में आ रहा है क्या? जो बच्चे ये सोचते होंगे कि 8,000 माइनस करना वो गलत है, क्यों गलत है? कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब मुझे बताओ डिप्रिसिएशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डिप्रिसिएशन। बताओ डिप्रिसिएशन कितना कितना दिया हुआ है? कितना परसेंट दिया हुआ है डिप्रिसिएशन? इंफॉर्मेशन नंबर 6 रीड कर लो, 10% है। इंफॉर्मेशन नंबर 6 रीड करो, 10% का डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। इस पर्टिकुलर डेट पे क्लब के पास, अरे यार ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? 1 अप्रैल 2016 को क्लब के पास कितनी बुक वैल्यू की फिक्स एसेट्स थी? 5 लाख। उसमें से कितनी बुक वैल्यू की फिक्स एसेट्स चली गई? 10,000। तो बताओ कितनी बुक वैल्यू की फिक्स एसेट्स बची? 490। आपको नहीं लगता है ये 490 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा?
ये 490 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, और कितने परसेंट से आएगा? 10% से आएगा। तो बताओ डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 10% तो 49,000 रुपीज। जर्नल एंट्री बोलोगे उसकी जर्नल एंट्री बोलोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। तो क्या बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे 49,000 रुपीज लिख सकते हैं क्या? बाय डेप्रिसिएशन 49,000 लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आ जाएगा आपका? बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 4,41,000। बच्चों मैं आपको ये जो छोटे छोटे अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूँ ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप मेरी बातों को कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ये अकाउंट्स पे कंट्रोल लेना आपको इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज्यादा काम में आएगा। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बराबर दिमाग में फिट करना। अब मुझे बताओ, क्या उसकी पोस्टिंग कर सकते हो क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स लिख दो 5 लाख रुपीस। कितना लिख दोगे? 5 लाख रुपीस। यहाँ पे क्या करोगे? फिक्स एसेट्स कितना लिखोगे? 4,90,000 रुपीज। नहीं 441। वर्किंग नोट यहाँ पे जो भी वर्किंग नोट है वो इंटीग्रेट कर देना, जो भी वर्किंग नोट है उसे इंटीग्रेट कर देना। 4,41,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, क्या यहाँ पे आ जाएगा क्या? टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना आया था? 49,000 रुपीज। सारी पोस्टिंग भी समझ में आ गई क्या बेटा आपको? इसमें कोई दिक्कत है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ एसेट्स हो गया। मिसलेनियस इनकम, अब बेटा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो मिसलेनियस इनकम तो क्या होगा? रिसीट है ना, ये तो इनकम ही होगा। तो लिखोगे बाय मिसलेनियस इनकम। कितना होगा? मिसलेनियस इनकम कितना दिया हुआ है? 9,000। कितना दिया हुआ है? 9,000। हाँ, उसके बाद क्या दिया है? रिसीट्स एट कॉफी रूम, वाइन, स्पिरिट, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। उसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करते हैं। मैं एंड में बताता हूँ। अब आ जाओ सैलरी पे। ओके, ये हो गया। फिर ये है सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो तो एक बार। इज देयर एनी एडजस्टमेंट इन सैलरीज? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरीज है 8,000 रुपीज। सैलरीज है 8,000 रुपीज। तो मुझे लिखो टू सैलरीज 120 में कितना ऐड करोगे? 8,000 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,28,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना चला जाएगा? 8,000 रुपीज। अग्रीड? ओके, व्हाट नेक्स्ट बेटा? ये हो गया सैलरी हो गया बेटा। क्रेडिटर्स, ओके क्रेडिटर्स की बात की है तो मैंने तो पहले ही कहा था, दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स होता है। बनाओ क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आपके पास 1 अप्रैल 2016 में, जरा चेक करके बताओ, कोई क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है? आपके पास 1 अप्रैल 2016 में कोई क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है? हाँ दिया है ना। कितना दिया है? 1,12,000। चेक कर लो एक बार। आउटस्टैंडिंग 8,000। क्या आउटस्टैंडिंग 8,000 क्या है बेटा? कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 वो तुमने लिख दिया ना बेटा। ओके, क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
चेक करके बताओ, चेक करके बताओ क्या क्वेश्चन में कोई परचेज की इंफॉर्मेशन दी है? क्वेश्चन में कोई परचेज की इंफॉर्मेशन दी है? हाँ देखो ना, इंफॉर्मेशन नंबर 8, इंफॉर्मेशन नंबर 8 में परचेज की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 8 में परचेज की इंफॉर्मेशन है। और मान लेना ये जो भी परचेज होगा ये अज्यूम करना होगा कि ये पूरा क्रेडिट परचेज है, ये पूरा क्रेडिट परचेज है। तो बताओ एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय परचेज। बताओ बाय परचेज कितना होगा ये? 15 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा ये? 15 लाख रुपीस। क्या ये बाय परचेज 15 लाख रुपीस होगा कि नहीं होगा आपका? सेकंड मुझे बताओ, क्या आपके पास पेमेंट, मैंने बार बार बोला है जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन है और आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स लिखा है तो क्रेडिटर्स लिखा हुआ है तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। और बताओ क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। और कितना पेमेंट हुआ है? उसका पेमेंट कितना हुआ है? 15,20,000, 15,20,000। मैं ऑलवेज कहता हूं कि अकाउंट्स बनाने का सोल पर्पस है मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करना। बिगिनिंग में इतने क्रेडिटर्स थे, इतना खरीदा, तो मुझे बताओ टोटल मिला के कितना पेएबल है? क्या 16,12,000 पेएबल है? इसमें से इतना पे कर दिया तो मुझे बताओ क्या बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगा, क्या आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिल जाएगा? क्या बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा आपको? क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिलेगा क्या? बताओ कितना आया? कितना आया? 92,000। देखो आप हर बार अगर क्वेश्चन में देखोगे ना तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें पूछते हैं। हमारे पास पहले क्या हुआ करता था, हमने ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग होता था, ओपनिंग और क्लोजिंग होता था और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स होता था और हम क्या फाइंड करते थे? परचेज फाइंड करते थे। समझो बेटा, आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है तो आप ये अकाउंट्स प्रिपेयर करके उससे कैलकुलेट कर सकते हो, अकाउंट प्रिपेयर करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये आपकी थोड़ी स्मार्टनेस होनी चाहिए एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कॉमन सेंस। अब इससे क्या करोगे? बैलेंस शीट पोस्टिंग कर दो। क्या कर दो? बैलेंस शीट पोस्टिंग कर दो। क्या ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख दो क्रेडिटर्स। कितना है? 1,12,000। बताओ क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख दोगे क्रेडिटर्स। कितना लिखोगे? 92,000। बताओ बस हो गया ना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही लिखना था और तो कुछ। परचेज तो अभी देखते हैं, परचेज का क्या करेंगे देखते हैं। और स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी होगी, मुझे बताओ कोई स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी होगी तो क्या करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस होता है कि करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है? करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। तो आपको थोड़ा रिलेट करना आना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू मस्ट रिलेट, जो मैं बता रहा हूँ कि उसको रिलेट करना समझ में आना चाहिए बेटा आपको। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी कंफ्यूजन है? ओके ये हो गया। उसके बाद क्या है देखो फटाफट, रेंट। रेंट को लेके कोई, अरे नहीं रेंट थोड़ी है, आगे क्या लिखा हुआ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चेक करो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? अगर नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो 70,000 रुपीज। लिखते जाओ फटाफट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना लिखोगे? 70,000 रुपीज। टू पोस्टेज को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है तो लिखना स्टार्ट करोगे। टू पोस्टेज कितना लिखोगे? 40,000। टेलीफोन एंड टेलेक्स, क्या उसको लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है तो टेलीफोन एंड टेलेक्स लिखोगे आप 52,000। 52,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसको लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है तो लिख दोगे तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कितना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? 48,000। कितना दिया हुआ है? 48,000। ग्लास, हाँ आगे क्या लिखा हुआ है? ग्लास एंड टेबल लिनन, क्रॉकरी एंड कटलरी। देखो जरा इंफॉर्मेशन नंबर 10 रीड करो, इंफॉर्मेशन नंबर 10 रीड करो। द क्लब as a matter of policy charges off to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase। ये क्या कहना चाहता है कि हम, मतलब क्लब की ये पॉलिसी है कि हम करंट ईयर में जो भी क्रॉकरी परचेज करेंगे, कटलरी परचेज करेंगे, ग्लास या लिनन परचेज करेंगे, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही चार्ज कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही डेबिट कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही डेबिट कर देंगे। इसका मीनिंग ये है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या?
तो मुझे बताओ ग्लास ये सब कहाँ पे लिखोगे? ग्लास एंड टेबल लिनेन, ग्लास एंड टेबल लिनेन कहाँ पे लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 12,000। टू क्रॉकरी एंड कटलरी कितना लिखेंगे? 14,000। इसको भी हम कहाँ पे लिख देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई भी कंफ्यूजन? समझ में आ गया ना? यहाँ पे इंफॉर्मेशन नंबर 10 को रीड और इंटरप्रेट करना समझ में आया क्या? ये क्लब की पॉलिसी है भाई। मैंने एक बार कहीं बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया। अब ये फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्री की पॉलिसी है कि 5 लाख तक का कितना भी कोई भी एक्सपेंडिचर क्यों ना हो, वो उनके लिए छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, वो उनके लिए मिसलेनियस एक्सपेंस होता है, पेटी एक्सपेंस होता है। तो वो छोटा मोटा एक्सपेंस ट्रीट करके, मिसलेनियस एक्सपेंस ट्रीट करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ये सब बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, सब बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो इस तरह से चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही तो ना बोलोगे। धनाधन। ओके। उसके बाद गार्डन अपकिप, गार्डन मेंटेनेंस। अपकिप का मतलब क्या होता है? गार्डन मेंटेनेंस। तो बताओ गार्डन अपकिप कितना है? 8,000 रुपीज। गार्डन अपकिप कितना है? 8,000 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट? मेंबरशिप फीस। इसको लेके भी मुझे लग रहा है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लिख दो टू मेंबरशिप फीस। कितना है मेंबरशिप फीस? 4,000 रुपीज। ओके। टू हाँ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को लेके मुझे पता है कोई इन्फॉर्मेशन थी। 1 अप्रैल में देखो क्या प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है क्या? और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूसरी है क्या उसमें? नहीं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। तो मुझे बताओ, आपके पास जो इंश्योरेंस दिया हुआ है, आपको नहीं लगता है प्रीपेड इंश्योरेंस ये 1 अप्रैल 2016 का है? मतलब ये प्रीवियस ईयर में पेड इन एडवांस होगा। ये क्या होगा? प्रीवियस ईयर में पेड इन एडवांस होगा। बताओ करंट ईयर का पेड इन एडवांस क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेड इन एडवांस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो टू इंश्योरेंस, बताओ टू इंश्योरेंस कितना करेंगे? 5,000। मेंबरशिप के लिए एडजस्टमेंट है? नहीं है ना बेटा, वो तो एंट्रेंस डोनेशन की एडजस्टमेंट थी। अनुष्का तनुष्का, वो मेंबरशिप की एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा। दैट इज दी एंट्रेंस डोनेशन की एडजस्टमेंट है बेटा। एंट्रेंस डोनेशन की एडजस्टमेंट है, करेक्ट है। वो मेंबरशिप फीस की एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। और एंट्रेंस डोनेशन तो रिसीट है, और ये मेंबरशिप फीस कहां पे है? पेमेंट साइड पे है, कोई रिलेशन ही नहीं है। देयर इज नो रिलेशन। अनुष्का तनुष्का समझ में आया क्या? दिस मेंबरशिप फीस इज ऑन पेमेंट साइड and entrance donation is the receipt. So you can't create relationship between these two just by having that word pending membership, by reading that word pending membership you can't establish the relationship between these two. दोनों अलग है बेटा। टू इंश्योरेंस, मुझे बताओ इंश्योरेंस कितना है पे हुआ? 5,000। लेकिन क्या प्रीवियस ईयर में पेड इन एडवांस है कि नहीं है? तो करंट ईयर में अगर पेड इन एडवांस होता तो क्या करते थे? लेस करते थे। तो प्रीवियस ईयर का पेड इन एडवांस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मुझे लग रहा है लॉजिक वॉजिक अब समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये कहां पे आना चाहिए? 1,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना है? ये 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में देखो आउटस्टैंडिंग वाली कुछ बात है, तो 28,000 में 15,000 ऐड कर दो। तो इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है बेटा आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी तो 28,000 में देखो ना, इंफॉर्मेशन नंबर 3 में 15,000 ऐड कर सकते हो क्या? तो 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 28,000 प्लस 15,000, 43,000। तो क्या ये 43,000 आ जाएगा क्या? 43,000 मिल। तो आपको नहीं लगता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग के सेकंड इफेक्ट कहां पे चले जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग कितना है? इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया है? 15,000। और कुछ है क्या आपके पास? क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो लिख दोगे कैश कितना है? कैश आपके पास 8,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है कैश आपके पास? 8,000 रुपीज। ओके, कैश इज गिवन 8,000 रुपीज। क्या आपके पास
बैंक भी दिया हुआ है क्या? यस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2,24,600 रुपीज। अग्रीड ना? हितस भी कुछ भी नहीं बोला बेटा, नॉर्मल सी एडजस्टमेंट थी। इट वॉज क्वाइट नॉर्मल एडजस्टमेंट। कैश बैंक की एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग जो लिखा मैंने, क्या लिखा? वो प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे लिखा, नॉर्मल एडजस्टमेंट है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग था ना, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नथिंग टू वरीड अबाउट। ठीक है, ओके। अब चला चेक कर लो 1 अप्रैल पे क्या क्या आपके पास पेंडिंग है। फिक्स एसेट्स लिख दिया, लिख दिया। स्टॉक की एडजस्टमेंट बाकी है, स्टॉक की एडजस्टमेंट बाकी है। ओपनिंग है, स्टॉक की एडजस्टमेंट बाकी है। तो बताओ, ओपनिंग स्टॉक है तो क्या आपके पास कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? चेक करो। हाँ दिया है ना, एडजस्टमेंट नंबर 9 में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 9 में देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक है आपके, ओपनिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल का स्टॉक कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक ही तो होगा ना। ओ बेवकूफ हो, जरा हाँ ना में आंसर करोगे। 1 अप्रैल का स्टॉक कौन सा स्टॉक होगा? आपको नहीं लगता ये ओपनिंग स्टॉक ही होगा? तो 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। कितना दिया हुआ है? 3,80,000। करंट का परचेज क्या क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 15 लाख। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नंबर 8 बोल रही है, इन्फॉर्मेशन नंबर 8 बोल रही है। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन नंबर 9 में, कितना दिया हुआ है? 2,10,000। मेरा तो बोल बोल के गला खराब हो गया होगा। क्या करेंट का परचेज करेंट का एक्सपेंस होता है कि करेंट का कंज्यूम करेंट का एक्सपेंस होता है? तो करेंट का कंज्यूम करेंट का एक्सपेंस होता है। तो क्या इससे कंज्यूम फाइंड कर सकते हो क्या? तो बताओ कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कंज्यूम होगा। आपको वर्किंग नोट बनानी तो वर्किंग नोट बना लो, या तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। यू कैन डू दी प्रेजेंटेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आल्सो। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम। ओपनिंग कितना है? 3,80,000 प्लस 15 लाख माइनस 2,10,000। तो बताओ कंज्यूम कितना आएगा? कितना आया बताओ बेटा फटाफट। हाँ एक मिनट, इसमें एक मिनट होल्ड कर देना, इसमें एक मिनट होल्ड कर देना। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। अभी अभी इसको लिखना मत, ठीक है ना? आपने लिख दिया, ये समझ में आ गया। 16,70,000 करेक्ट है, 16,70,000 करेक्ट है। मैंने वो वाइन बोलो, मैं भूल गया ना, मैं बताना भूल गया। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है? ये भी लिखना मत, लिखना मत। क्यों नहीं लिखना है मैं समझा रहा हूं। वाई नॉट टू राइट, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है ना? पहले मुझे बताओ, अभी लिखना सबका बंद, वहां पे भी लिखना बंद करोगे। मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करना है। सो यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिसन मी केयरफुली। जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? ओके, पहले मुझे बताओ, कोई भी क्लब में कॉफी बेचना, वाइन स्पिरिट बेचना, कोई भी क्लब में स्विमिंग पूल होना, टेनिस कोर्ट होना, क्या ये नॉर्मली पॉसिबल है? हाँ ना में आंसर करना। क्या ये नॉर्मली पॉसिबल है? हाँ, क्लब है तो ये सब हो सकता है ना। अरे बहुत सारे क्लब तो फूड भी सर्व करते हैं। क्या सर्व करते हैं? फूड भी सर्व करते हैं। तो क्लब है तो क्लब में ये सब एक्टिविटीज होती रहती है। अब मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश करता हूं, क्लब में ये सब ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहां पे टेनिस कोर्ट है, वहां पे स्विमिंग पूल है, वहां पे वाइन स्पिरिट सर्व किया जाता है, वहां पे कॉफी सर्व की जाती है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, वाइन स्पिरिट सर्व करने के लिए, कॉफी सर्व करने के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया था कि सर आप ये जो स्टॉक बोल रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, आप ये स्टॉक की बात तो कर रहे हो, लेकिन ये स्टॉक किसका होगा? आपको नहीं लगता है दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था? बेटा ये स्टॉक हो सकता है कॉफी का, ये स्टॉक हो सकता है वाइन एंड स्पिरिट का। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ये परचेज जो हुआ होगा, सर ये परचेज किस बात का होगा? आपको नहीं लगता ये कॉफी अगर सर्व कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो उसका परचेज होगा। अगर वो वाइन स्पिरिट सर्व कर रहे हैं तो क्या वो वाइन स्पिरिट क्या उनको परचेज करना जरूरी है कि नहीं बेटा?
आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। जब ये स्टॉक की बात कर रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आना बहुत जरूरी था आपके कि सर ये ओपनिंग स्टॉक किस बात का होगा, ये जो एक्टिविटी क्लब में जो ये एक्टिविटीज हो रही हैं क्या उसमें कुछ स्टॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और इसी एक्टिविटीज के रिलेटेड कॉफी या वाइन स्पिरिट का क्या क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसे कौन सा स्टॉक कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं रेज करता हूं आपसे, ध्यान से मेरी बात सुनना। यूनिक एकेडमी में ऐसे देयर वर 400 स्टूडेंट्स थे जो पुणे के बाहर से आए थे। कहां से आए थे? पुणे के बाहर से आए थे, करेक्ट। और वो यहां पे रहते थे, पुणे में रहते थे और फेस टू फेस बैच अटेंड करते थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करना। अब यूनिक एकेडमी ने डिसाइड किया कि उनको फूड फैसिलिटी की, वहां मतलब बाहर से आते हैं ना, तो उनको अच्छा फूड नहीं मिलता है, उनको अच्छा लंच डिनर अच्छा नहीं मिलता है, तो उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं हुआ जाता है, उनको मतलब अच्छी फूड की क्वालिटी नहीं मिलती है, तो बहुत बच्चे परेशान रहते हैं और उस वजह से बच्चे बीमार भी हो जाते हैं कि उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो यूनिक एकेडमी ने डिसाइड किया कि हम उनको फूड सर्व करेंगे। क्या करेंगे? उनको फूड सर्व करेंगे। सोच के बताना, क्या यूनिक एकेडमी का मेन बिजनेस क्या फूड सर्व करना है कि मेन बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है? यूनिक एकेडमी का मेन बिजनेस टीचिंग है कि मेन बिजनेस फूड सर्व करना है? उनका मेन बिजनेस तो टीचिंग है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो हम फूड सर्व कर रहे हैं एक सेपरेट ऑपरेशन है, एक सेपरेट एक्टिविटी है? आपको नहीं लग रहा है ये जो फूड सर्व जो हम कर रहे हैं एक सेपरेट एक्टिविटी है, एक सेपरेट ऑपरेशन है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो मुझे यूनिक एकेडमी को ये सेपरेट ऑपरेशन में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये फाइंड करना है। ये सेपरेट ऑपरेशन पे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये फाइंड करना है। आपको नहीं लगता है जो फूड हम सर्व कर रहे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है? आपको नहीं लगता है ये जो फूड हम सर्व कर रहे हैं उसके लिए हमें करंट ईयर में कुछ परचेज करना पड़ेगा? आपको नहीं लगता है ये जो फूड सर्व कर रहे हैं उसका कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है? आपको नहीं लगता है ये जो फूड सर्व कर रहे हैं वो करंट ईयर में हम बेचेंगे तो उसका एक सेल्स भी होगा? उसका क्या होगा? एक सेल्स भी होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो क्या यूनिक एकेडमी क्या ये जो ऑपरेशन हो रहा है, सेपरेट ऑपरेशन हो रहा है, ये सेपरेट एक्टिविटी हो रही है, तो क्या उस ऑपरेशन को लेके उस ऑपरेशन को लेके उस ऑपरेशन को लेके उस एक्टिविटी को लेके क्या एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बना सकती है? क्या एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बना सकती है? हाँ बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती बेटा? क्या यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हम ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्या यहाँ पे उसी का ही परचेज लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्या हम उसी का ही सेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्या उसी का ही हम क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? तो आपको नहीं लगता है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा? क्या रहेगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ये ही प्रॉफिट जो आएगा, ये जो सेपरेट ऑपरेशन जो कैरी आउट हो रहा था, क्या उसका प्रॉफिट होगा? हाँ या ना? उसका प्रॉफिट होगा? हाँ या ना? उसका प्रॉफिट होगा? हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही है तो ना बोलो। और इसी प्रॉफिट को क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसी प्रॉफिट को क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब वो स्मॉल ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट हुआ तो क्या आपको नहीं लगता है वो ये क्लब की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो क्या उसी इनकम को, क्या उसी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। उसी तरह से यहां पर भी ये क्वेश्चन में एक स्मॉल ऑपरेशन है। आपको नहीं लगता है वो स्मॉल ऑपरेशन का हमें अलग से एक अकाउंट बना लेना चाहिए और उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेना चाहिए? तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन स्मॉल ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन स्मॉल ऑपरेशन। तो क्या ये स्मॉल ऑपरेशन के रिलेटेड आपको नहीं लगता है उसका ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है? बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना अवेलेबल है? उसका ओपनिंग स्टॉक कितना अवेलेबल है? 3 लाख रुपीज। कितना अवेलेबल है जरा चेक करके बताओ ना, कितना अवेलेबल है उसका ओपनिंग स्टॉक? 3,80,000 रुपीज। कितना अवेलेबल है? 3,80,000 रुपीज। आपको नहीं लगता है उसका परचेज भी अवेलेबल है हमारे पास? बताओ परचेज कितना अवेलेबल है? 15 लाख रुपीज। डोंट यू थिंक दैट कि इसका सेल्स अवेलेबल है? सर सेल्स कहाँ दिया हुआ है? अरे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। सेल्स क्या दिया हुआ है ना, कॉफी रूम का सेल्स दिया हुआ है। बताओ कॉफी रूम का सेल्स कितना हुआ है? 10,70,000। बताओ वाइन एंड स्पिरिट का सेल्स दिया हुआ है। बताओ वाइन एंड स्पिरिट का सेल्स कितना हुआ है? 5,10,000।
बताओ स्विमिंग पूल का सेल्स दिया हुआ है, स्विमिंग पूल का सेल्स नहीं होता लेकिन उसकी रिसीट तो आती है ना, और ये रिसीट्स क्या रिकरिंग नेचर की रिसीट्स होगी, तो क्या उसे काइंड ऑफ सेल्स शीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ कितना हुआ है, 80,000 रुपीज हुआ है। क्या टेनिस कोर्ट की भी रिसीट जनरेट हुई है कि नहीं हुई है? कितना हुआ है, 1,02,000 हुआ है। तो ये सबका टोटल लगा लेंगे तो आपको नहीं लगता है दिस विल बी योर काइंड ऑफ सेल्स? क्या बन जाएगा आपका, ये काइंड ऑफ सेल्स बन जाएगा। ये मैंने सब वैल्यूज बराबर लिखी है ना बेटा, की गलत लिखा है? तो बताओ ये टोटल कितना आ गया, इसका टोटल बताओ कितना आ गया, व्हाट विल बी टोटल ऑफ दिस? ये सबका टोटल कर दो कितना आ रहा है, ये सबका 10, 75, 10, 80, 102 सबका टोटल करो। मुझे करना पड़ेगा क्या, बच्चे नहीं करके दे रहे हैं, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। 10,70,000, 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000 तो कितना आ गया, 17,62,000। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या, 2,10,000। डोंट यू थिंक दैट ये जो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो आपका क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो, मैं तो कहूँ ग्रॉस प्रॉफिट बोलो ही मत ना, उसको बोल दो टू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोल दोगे, टू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो छोटा सा ऑपरेशन हो रहा है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 92,000। और इसी प्रॉफिट को हम कहाँ पे लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हम कहाँ पे लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 92,000। मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, if you understood whatever I have explained then you say yes, and if you didn't then you please ask me a question. ओके जिसको भी डाउट है तुरंत पूछ लेगा, तुरंत पूछेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। एक तरीका ये था सर, दूसरा कोई तरीका था, दूसरा भी एक तरीका था मुझे बताओ। मैं बार बार कहता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एग्जैक्टली लाइक द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको नहीं लगता है हम, अगर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है तो आपको नहीं लगता है, कहां चला गया ये भाई, आपको नहीं लगता है मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या मैं टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं टू परचेज यहाँ पे लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं यहाँ पे बाय सेल्स लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख सकता हूँ? यस। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इन वैल्यूज की जो नेट इफेक्ट आएगी, आपको नहीं लगता वो 92,000 की नेट इफेक्ट आएगी? कितने की नेट इफेक्ट आएगी? हाँ वैभवी मैं वही लिख रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मान के चलो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिख सकते थे। यहाँ पे क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा। यहाँ पे क्या लिखते थे, परचेज, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है मान लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो इनडायरेक्टली इन वैल्यूज की जो नेट इफेक्ट आएगी वो क्या आएगी, 92,000 की तो नेट इफेक्ट आएगी, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड क्या होगा 90 से कैसे, अब समझ लो जरा, मुझे मुझे पूरी वैल्यूज दे दो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,80,000। परचेज कितना है, 15 लाख। टोटल सेल्स कितना था, अभी हमने निकाला था ना, कितना था टोटल सेल्स, किसी ने आंसर भी दिया था, टोटल सेल्स कितना था, 16 लाख कितना था टोटल सेल्स, कितना था, अरे बाबा ये यहाँ था 17,60,000 था ना, कितना था, 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000 तो 17,62,000 था। सेल्स कितना था, 17,62,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,10,000। अब चेक करो ना, इन दोनों का टोटल चेक करो, प्लस 2,10,000 टोटल कितना आ रहा है, 19,72,000। और इन दोनों का टोटल चेक करो कितना आ रहा है, 380 प्लस 15 कितना आ रहा है, 18,80,000। 18,80,000। बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नहीं लगता है आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, योर क्रेडिट साइड इज मोर देन 92,000, क्रेडिट साइड इज मोर देन 92,000। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ये 19,72,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो 18,80,000, दूसरा 92,000। ये दोनों का टोटल करो तो ये टोटल क्या आएगा आपका, 19,72,000 आएगा। 1880 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या नेट इफेक्ट क्या 92,000 की बचेगी क्या,
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने क्या बोला, ये समझ में आया क्या? अगर आपको ये अकाउंट नहीं बनाना था तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट ओपनिंग यहाँ पे, परचेज यहाँ पे, सेल्स यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपकी नेट इफेक्ट कितने की आ जाएगी? 92 की आ जाएगी। ऑटोमेटिक नेट इफेक्ट कितने की आ जाएगी? 92 की आ जाएगी। अंडरस्टूड? वैभवी का क्वेश्चन था, वैभवी को समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला, वैभवी को समझ में आया क्या? ऑटोमेटिक आपकी नेट इफेक्ट कितने की आ जाएगी? ऑटोमेटिक योर नेट इफेक्ट विल बी ऑफ 92,000 रुपीज, दैट्स इट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन इसमें? सबको समझ में आया क्या? अब बताओ, क्या कंज्यूम लिखेंगे वापस? आपने ओपनिंग लिखा, आपने परचेज लिखा, आपने क्लोजिंग यहां पे लिखा, तो ऑटोमेटिक कंज्यूम की इफेक्ट आ गई ना? बताओ आपका कंज्यूम का वैल्यू क्या आया था? कंज्यूम की वैल्यू क्या आई थी? बताओ कंज्यूम की वैल्यू क्या आई थी? ओपनिंग कितना है बोलो फास्ट? 3,80,000 प्लस 15 lakhs माइनस 2,10,000, तो कंज्यूम कितना? अगर कंज्यूम लिखते तो कहां पे लिखते हैं? क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करते हैं? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है मान लो, डेबिट करते हैं? अरे बोलो हाँ है ना? और यहां पे सेल्स लिखते हैं। आपका सेल्स कितना है? 17,62,000। अब 1762 माइनस 1670 कर दो, 1762 माइनस 16,70,000 कर दो। क्या 92,000 का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका यहाँ पे? आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर। मैंने 3 तरीके से बताया आपको। मैंने कहा कंज्यूम लिखते हैं तो भी गलत नहीं था, ऑल गुड। और यहां पे क्या लिख देना? सेल्स लिख देते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो दोनों का डिफरेंस भी कितना ही आता था? 92,000 ही आता था। ये भी चलेगा। सेकंड, आपने अगर ये सेपरेट अकाउंट न बना के आपने ओपनिंग स्टॉक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा होता तो भी करेक्ट। परचेज आपने लिखा होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो भी करेक्ट। आपने यहां पे सेल्स लिखा होता, क्लोजिंग लिखा होता तो भी करेक्ट। अब बताओ समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है हितस्वी, अब तो मैंने कहा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है ना अब तक। ये पहले ये बात में डिस्कशन कर रहा हूं, ये समझ में आ गया क्या? अंडरस्टूड दिस? अगर ये समझ में आया है तो ये वाला अकाउंट बनाओगे और ये 90,000 यहां पे, 92,000 यहां पे लिख दोगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिख दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दो बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दो बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 92,000 लिख दो बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और वर्किंग नोट वहां पे लिख देना। वर्किंग नोट वहां पे वर्किंग नोट इंटीग्रेट कर देना। ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक 3,80,000 का कहां पे लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड 3,80,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। कितने का है? 2,10,000 रुपीज। लिखा क्या आपने? ओके, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, सब कुछ आ गया, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख दो। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी आएगा तो क्लोजिंग में भी आएगा। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी आएगा तो क्लोजिंग में भी आएगा। इन्वेस्टमेंट लिख दोगे 5 lakhs का। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 5 lakhs का है। ओपनिंग में भी आएगा तो क्लोजिंग में भी आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया। सन्डी क्रेडिटर्स लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, ये भी हो गया हमारा। ग्रेजुएटी फंड ओपनिंग में भी आएगा तो क्लोजिंग में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में लिखो। ग्रेजुएटी फंड ओपनिंग में भी आएगा तो क्लोजिंग में भी आएगा। ग्रेजुएटी फंड लिख दो। ओपनिंग में भी आएगा तो क्लोजिंग में भी आएगा। ग्रेजुएटी फंड कितना आएगा? 1,50,000। चेक करो। इंफॉर्मेशन नंबर 1 डन, 2 डन, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकाल लोगे? कैपिटल फंड। किसका? ग्रेजुएटी फंड। बेटा ग्रेजुएटी फंड जनरली रिटायरमेंट फंड होता है। कौन सा फंड होता है? रिटायरमेंट फंड होता है। जब एम्प्लॉइज, जब कोई भी, मान के चलो कि आप सीए बनने के बाद कोई फर्म में, कोई प्राइवेट फर्म ज्वाइन करोगे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ ग्रेजुइटी दी जाती है, तो उसका एक फंड क्रिएट किया जाता है बेटा, उसे ग्रेजुइटी फंड कहते हैं। ओके, अब चेक कर लो ओपनिंग बैलेंस शीट से, चेक कर लो कैपिटल फंड कितना आया था। ओपनिंग बैलेंस शीट से चेक करो कैपिटल फंड कितना आया था। ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करो, कैपिटल फंड आया था 10,29,850। उसी कैपिटल फंड को यहां पे लिख दो 10,29,850।
सरप्लस या डेफिसिट आ रही है, चेक करो। सरप्लस या डेफिसिट आ रही है, चेक कर लो। क्या आप क्वेश्चन टैली कर लोगे? क्या आप क्वेश्चन टैली कर लोगे? क्या अब क्वेश्चन टैली हो जाएगा क्या आपका? अरे बोलो है ना, जो भी है कर लोगे क्या आप उसको? वुड यू एबल टू डू इट ना? अभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको? चलो, तो मैंने आज के दिन के लिए काफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। घर पे उसको आज कल मिलके 2 बार सॉल्व करना, बट क्वेश्चन समझा पूरा कि कहीं डाउट है? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और डू यू हैव एनी डाउट? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और डू यू हैव एनी डाउट? बेटा फटाफट बताओ, आपको क्वेश्चन समझा? चलो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, ठीक है? तो विल सी यू ऑन मंडे। आपको मैंने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन होमवर्क